तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विभवांतर होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों या आवेश के प्रवाह की दर को ही यहाँ पर लिखा है ना, आवेश के प्रवाह की दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो आवेश क्या होता है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसके पूरे ग्रुप को क्या कहा जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इनका ग्रुप होगा तो उसी को आवेश कहते हैं। इसीलिए आवेश के प्रवाह को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। वैसे हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, लेकिन कई सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इनका जो ग्रुप है उसे आवेश कहेंगे, और साइंस की परिभाषा में आवेश के प्रवाह को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से यहाँ पर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा? नहीं। जब इसका प्रवाह होगा, फ्लो होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, इसको आगे बढ़ने में मदद कौन करता है? तो वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को समझ लो ढकेलता है, आगे बढ़ाता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तब भी जो इलेक्ट्रॉन का वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो वोल्टेज क्या करता है, इसे ढकेलता है। जैसे आप देखते हैं कि कई बार अगर कम वोल्टेज होता है तो इतनी ज़्यादा, मतलब अगर जैसे बैटरी वगैरह आप देखते हैं, फ़ोन की जो बैटरी होती है, पहले जो नोकिया की बैटरी आती थी ना, उसको आप चेक करते थे अपनी जेब पर लगाकर, तो हल्की सी सेंसेशन महसूस होती थी, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज होता था बहुत ही कम होता था। लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही तेज़ी से होगा। तो जिसमें ज़्यादा वोल्टेज है उसमें बिजली का झटका भी बहुत तेज़ी से लगता है। इसीलिए वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है। और इसका विपरीत रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, और प्रतिरोध का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो अब आपको समझ आ गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या आवेश के प्रवाह को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब हम विभवांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, इसी की जो एसआई इकाई होती है वो वोल्टेज होती है, तो हमने पढ़ा। तो दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये तो साइंस की परिभाषा हो गई कि विभवांतर होता क्या है, लेकिन मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि विभवांतर होता क्या है। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कोई भी बल्ब है, तो किसी चालक में जो आवेश की प्रवाह है हमने पढ़ा वो क्या होती है, विद्युत धारा कहलाती है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये जलता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। तो करंट के कारण ही, इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही बल्ब जलता है। तो जो आवेश है वो तो धातु से बने इन तारों के बीच में उपस्थित होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इसी के प्रवाह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इसमें बैटरी लगाने की क्या जरूरत है? जो बैटरी लगाई जाती है, आपने डायग्राम साइंस में जब बुक देखते हैं उसमें ये डायग्राम बना होता है ना, उसमें बैटरी क्यों लगी होती है? जबकि जो धातु के तार हैं इनमें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है और बल्ब जग जाएगा। तो ये बैटरी लगाने की क्या जरूरत है? बैटरी क्यों लगाते हैं, ऐसा बैटरी में क्या है? तो जब हम परिपथ में बैटरी लगाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी नहीं लगी, बल्ब नहीं जल रहा। यहाँ पर बैटरी लगी है तो बल्ब जल रहा है। तो बैटरी क्या है, इसका क्या काम है? तो देखिए बल्ब के उज्जवल होने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ एक भौतिक राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत तो है ही है किसी भी बल्ब को जलाने के लिए, यानी कि कोई भी चीज चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिक करंट की तो जरूरत है ही है, उसके साथ विद्युत विभवांतर की भी जरूरत है। तो इसे विभवांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि आपको समझ आए कि विभवांतर की जरूरत क्या है, फिर हम विभवांतर को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे ये बल्ब है, तो धारा की तो जरूरत है ही है, लेकिन हमें विभवांतर की भी जरूरत है, इसलिए हम बैटरी को लगाते हैं। तो बैटरी को ही क्यों लगाते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, ये क्या है, ये पानी का टब है, टैंक समझ लीजिए, पानी की टैंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ये नल है। तो आप देख रहे हैं कि जब नल को खोला जाता है तो पानी इसमें से गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पानी है ये नल से गिरने लगता है? क्योंकि जो पानी है ना, यहाँ पर प्रेशर लगाता है, ज़्यादा दबाव लगाता है, और यहाँ से नल पे क्या होता है, जब प्रेशर ऊपर से लगता है तो पानी नीचे की ओर बहता है। तो पानी ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहेगा। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए टैंकी जो है ये नल से नीचे लगी हुई है, यहाँ पर पानी भर दिया जाए, तो क्या अब नल खोलने पर पानी नीचे की ओर गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जो पानी है नीचे की है, अब दबाव लग ही नहीं पाएगा, प्रेशर लग ही नहीं पाएगा, तो पानी गिरेगा कैसे? तो पानी हमेशा आप देखेंगे कि जो टूटी वगैरह होती है, मतलब कि जो नल वगैरह होता है, उसमें ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र पे ही पानी, ऊपर से आप देख रहे हैं ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। तो जैसे हमने पानी की टंकी देखी ना, तो पानी की टंकी को आप बैटरी से बदल दीजिए, और जो पानी की टंकी की पाइप थी उसे आप तार से बदल दीजिए, जो धातु की तारें हैं उससे बदल दीजिए। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो विद्युत धारा है ना, ये भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। विद्युत धारा भी ज़्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, और परिपथ में दबाव के अंतर को ही
अगर एक जगह हाई पोटेंशियल है और एक जगह लो पोटेंशियल है तो क्या इसका मतलब क्या है, इसमें अंतर होगा ना, एक जगह हाई है एक जगह लो है, तो इसके अंतर को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो परिपथ में दबाव के अंतर के ही तरह एक अंतर उत्पन्न होता है, इसी अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर कहा जाता है। अगर ये अंतर ना हो तब भी ये बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। तो बैटरी की एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वो विभवांतर कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको इस उदाहरण से समझ आया होगा। जैसे मैंने पानी की टंकी वाला उदाहरण देखा कि अगर यहाँ पर पानी का ज़्यादा दबाव ऊपर है, टंकी में पानी भरा हुआ है, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर पानी बहेगा। अगर ये पानी आप देखेंगे कि नीचे की ओर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ये नल खोलने पर भी पानी बहेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर नहीं लग पाएगा। इसी प्रकार बैटरी में भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होता है, तो इसी के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। और घरों में आप देखते हैं आपका जो बल्ब प्रकाशित होता है तो आप कहेंगे यहाँ पर तो बैटरी लगी नहीं है, तो वो पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है, वहाँ पर भी विभवांतर की जरूरत है लेकिन पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। लेकिन जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो बैटरी वगैरह बनानी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने आपको समझाया। तो अब आप पढ़ेंगे तो जो किताबों में लिखा है अब आपको समझ आएगा। अब मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया ना, अब आप किताबी लैंग्वेज भी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आपने जब बैटरी देखी ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से एक बिंदु से नीचे वाले बिंदु तक, मतलब दूसरे नेगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव चार्ज से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य भी विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभव विभव में आने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये कथन दिए जाते हैं एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं कि विभव में आने वाले अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा बहती है, और यदि विभव समान होगा तो उनके बीच का विभवांतर शून्य हो जाएगा। क्योंकि अगर विभव समान हो गया, मतलब कि अगर जैसे पानी का एग्जाम्पल लीजिए, ये पानी का लेवल है और ये न लगा देगा, अगर इनका जो लेवल है समान होगा तो पानी नहीं बहेगा, हरदम ऊपर रहेगा पानी की टैंकी, तो ऊपर दबाव लगेगा तभी बहेगा। इसी प्रकार बताया गया है कि यदि विभव समान होगा तो उनके बीच कोई अंतर पैदा ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए विभवांतर शून्य हो जाएगा। ये कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप देख रहे हैं, यही है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, तो जैसा इसका नाम है वोल्ट मीटर, ये क्या काम करता है, ये परिपथ में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल सीक्वेंस में लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल सीक्वेंस में लगाया जाता है। जैसे कोई चीज़ है, ये एक तार है और ये तार है, अगर इसको जोड़ दिया जाए इसे कहेंगे श्रेणी क्रम, एक सीक्वेंस में जोड़ा गया। लेकिन अगर ये एक तार है एक नीचे है तो ये पैरेलल हो गई। तो जो वोल्ट मीटर है इसको समानांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर है, मीटर का काम क्या है, तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वोल्टेज को मापने के लिए यानी विभवांतर को मापने के लिए। लेकिन अमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए। और यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। पहला हमने पढ़ा वोल्ट मीटर, वो किस में जुड़ा होता है, समानांतर, और ये श्रेणी क्रम, दोनों याद रखिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है, तो इसका प्रतिरोध हमेशा कम होता है। जैसे ये ओम के नियम में मैंने आपको जो ओम का नियम पढ़ाया था वहां पर भी ये डायग्राम समझाया था। डायग्राम को दोबारा देख लीजिए। तो आर एच क्या है, ये विद्युत धारा का नियंत्रक है, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत की धारा है, वो खुला परिपथ, अगर ऐसी ब्रैकेट बनी हो तो इसे खुला परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ का मतलब क्या है, जैसे ये एक तार है और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक दूसरी तार है। अगर इस तार के बीच में गैप रहेगा, दोनों तार के बीच में, तो क्या इस दूसरी वाली तार में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, नहीं हो पाएगा ना। अगर इसे जोड़ दिया जाएगा तब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो इसी तरह ये होता है खुला परिपथ, ये सिंबल होते हैं साइंस में, ये खुला परिपथ है। अगर इसके बीच में ऐसे डॉट आ जाए ये बंद परिपथ होता है। जैसे आपके घर में जब बल्ब लगा, जो बल्ब है उसको जलाना होता है तो आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं ना। तो ये अगर बीच में डॉट है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है, अगर ये डॉट नहीं है, खाली ब्रैकेट ऐसे है, इसका मतलब है स्विच ऑफ है। एक के में ये डॉट है, मतलब इसका मतलब क्या है, बंद परिपथ है। अब यहाँ पर धारा का प्रवाह होगा, ये बैटरी जोड़ी गई है, ये प्लस का साइन है, यहाँ से आप देख रहे हैं धारा का फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, और ये क्या है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। और नीचे आप देख रहे हैं वी, वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर वोल्टेज को देखेगा, जो धारा का वोल्टेज है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो देखेगा। तो देख रहे हैं आप इसको, पैरेलल में होता है ये। वह आगे बढ़ेंगे, ए क्या है, ये अमीटर है। अमीटर क्या करता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह है ना उसे मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मापता है। अमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है। एक डायग्राम से भी आप समझ गए होंगे।
तो आगे हम अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या होता है। तो अमीटर का पहले देखते हैं, तो ये विद्युत धारा में धारा की प्रबलता को मापता है, लेकिन जो वोल्टमीटर होता है ये विद्युत परिपथों में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी वोल्टेज को मापता है। थोड़ा अंतर देखिए, विद्युत परिपथ में ये श्रेणी क्रम का संयोजन करता है, श्रेणी क्रम में, और जो वोल्टमीटर होता है ये समानांतर क्रम में, पैरेलल। और जो अमीटर होता है इसकी माप एम्पियर में प्रदर्शित की जाती है, और जो वोल्टमीटर होता है इसकी जो माप होती है वो वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है। इसी तरह जैसे वोल्टमीटर और अमीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसे धारा मापी कहते हैं। ये केवल धारा की उपस्थिति को बताता है। ये नहीं बता पाएगा कि कितने एम्पियर धारा बह रही है। ये केवल ये बताएगा कि हाँ इसमें विद्युत धारा है या नहीं है। लेकिन जो अमीटर होता है ये मापता है, ये मापक यंत्र है। लेकिन जो धारा मापी गैल्वेनोमीटर है ये केवल धारा की उपस्थिति को बताता है। तो आगे अब हम विद्युत धारा के प्रकार देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसके दो टाइप्स हैं। एक है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी कहते हैं। और दूसरा है दिष्ट धारा, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी कहते हैं। पहले हम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट क्या है, जैसे इसका नाम है अल्टरनेटिव, तो वैसा करंट जो अपनी दिशा तथा परिमाण बदल दे उसे एसी करंट कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये डायग्राम, जो करंट का डायग्राम बनता है ना, ऐसे आप देखें, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ये दिशा और परिमाण देख रहे हैं, दोनों बदल रहा है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। पर आप देखेंगे यहाँ पर है, फिर यहाँ पर शून्य हो जाता है, यहाँ पर शून्य होता है, नीचे नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ये करंट का फ्लो ऐसे होता है, देखिए ऐसे। ये क्या कर रहा है, अपनी दिशा और परिमाण को बदल रहा है। और इस प्रकार जो एसी करंट है ना, इसमें ऊर्जा की हानि भी कम होती है और इसे दूर तक भेजा जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि आपके घरों में जो करंट आता है वो कौन सा होता है, एसी होता है। और आपके घर के जो ज़्यादातर उपकरण होते हैं वो इसी करंट से चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट से ही चलते हैं। जो ज़्यादातर उपकरण आप देखेंगे ये एसी से ही चलते हैं, ठीक है। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये 50 बार से ऊपर नीचे होती है। तो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेट करंट की, ये अल्टरनेट करंट क्यों कहते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये सीट है, मान लीजिए 1 नंबर सीट है, ये 2 नंबर सीट है, 3 नंबर सीट है और ये 4 नंबर सीट है। या मान लीजिए सीट है, 4 सीट हैं। यहाँ पर अगर हम दो व्यक्तियों को बैठाएं, अगर एक व्यक्ति यहाँ पर 1 पे बैठा है और दूसरा व्यक्ति 3 पर बैठा है, तो इसे अल्टरनेट कहेंगे, एक जगह छोड़कर अगले बैठा है। और उसके बाद अगला व्यक्ति 5वें नंबर पर बैठेगा, इसे अल्टरनेट कहेंगे ऐसे, ठीक है। अगर साथ में बैठ जाए तो वो अल्टरनेट नहीं होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक एक जगह छोड़ के बैठ रहा है वो, क्या बराबर है, इसे अल्टरनेट कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा भी इसी प्रकार आप देखेंगे, इसका जो डायग्राम है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, ये जगह छूट गई, ये छूट गई, फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पर, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, आगे से बढ़ेगा। तो इसीलिए इसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। जो डीसी करंट होता है ना, उसका जो फ्लो होगा वो बिल्कुल सीधा होता है। उसके बाद है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट आप देख रहे हैं, इसका जो फ्लो है बिल्कुल सीधा है, अल्टरनेट करंट की तरह नहीं है। तो इस धारा की दिशा तथा परिणाम नहीं बदलता, किंतु इसमें ऊर्जा हानि अधिक होती है। एसी में ऊर्जा हानि की जो है वो कम होती है, लेकिन डीसी करंट में ऊर्जा हानि अधिक होती है, इसीलिए इसे दूर तक नहीं भेजा जा सकता, इसे स्टोर किया जा सकता है। अतः इसका प्रयोग पीसी चार्जिंग के लिए करते हैं, और ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है। तो देखिए जो डीसी धारा होती है ना, जैसे आप फोन को जब चार्ज करते हैं, फोन को चार्ज करते हैं तो चार्जर लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, इसी एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करता है पहले आपके फ़ोन में। उसी प्रकार जो आपका लैपटॉप चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी जो उसका चार्जर होता है वो भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है धारा को। तो इसी प्रकार मैंने लिखा ना यहाँ पर, पीसी चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं एसी को। बाकी जो भी आपके यहाँ उपकरण है वो ज़्यादातर किससे चलते हैं, एसी से चलते हैं, एसी करंट से। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, इसी को हिंदी में शिष्टकारी कहते हैं, याद रखिएगा। तो एसी जो करंट है उसी को डीसी में बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग होता है, और डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे अब हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इसमें अंतर क्या है एक एक करके देखते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट, तो यह धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, और घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्याधारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज तक होती है। जो दिष्ट धारा है, डीसी करंट है, यह धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं होती है, और इस धारा की आवृत्ति शून्य होती है। इसमें हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बदलती है, लेकिन जो ये है इसकी आवृत्ति शून्य होती है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर जो एसी करंट है, इसका ट्रांसमिशन, इसका संचरण सरलता एवं सस्ता है, लेकिन जो डीसी करंट है इसका दूरस्थ स्थानों पर संचरण जटिल एवं महंगा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा जो एसी करंट है इसका वोल्टेज अप या डाउन किया जा सकता है, लेकिन जो डीसी करंट है ट्रांसफार्मर के द्वारा इसका कोई नियंत्रण नहीं है। चौथा अंतर क्या है,
कि इसके संचरण में ऊर्जा की हानि कम होती है। आपको पता है ना, तो एसी करंट है, इसके संचरण में ऊर्जा की हानि कम होती है, इसलिए हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। और इसके संचरण में डीसी करंट में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। प्रत्यावर्ती धारा का अगला पॉइंट कि इसे चौक कुंडली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है, और इसे ओमिय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है। तो अगला अंतर है कि इसके जनित्र तथा मोटर अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं, लेकिन डीसी करंट में क्या होता है कि जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर की तुलना में कम शक्तिशाली एवं कम सुविधाजनक होते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये धारा मनुष्य को आकर्षित करती है, और जो धारा है, ये धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विभवांतर क्या होता है? तो यह विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग विभवांतर को यानी वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक अमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो अमीटर है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये धारा प्रवाह को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अमीटर परिपथ के साथ डैश में जुड़ा होता है। तो जो अमीटर होता है, ये बताइए विद्युत परिपथ के साथ किस में जुड़ा होता है? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। जो वोल्ट मीटर होता है वो समानांतर जुड़ा होता है, लेकिन अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह परिपथ आरेख कौन सा है जिसमें अमीटर तथा वोल्ट मीटर उचित प्रकार से संयोजित हैं? ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर किसमें अपनी सही जगह पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर यहाँ पर है और अमीटर यहाँ पर है। तो जो भी वोल्ट मीटर होता है ना, ये प्रतिरोध के आप देखेंगे पैरेलल होता है। ये तो डायग्राम गलत है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर वोल्ट मीटर है और ये प्रतिरोध है, ये सही है। और सी डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर अमीटर है, नहीं यहाँ पर वोल्ट मीटर आएगा। ये डायग्राम सही है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, यहाँ प्रतिरोध है, और जो ये अमीटर है, ये डायग्राम सही है। ऑप्शन बी का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? इसका मापन किया जाता है तो वोल्टेज का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जुड़ा होता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है किस में जुड़ा होता है? तो ये समानांतर यानी कि पैरेलल सीक्वेंस में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? पानी का दाब, हवा का दाब, विद्युत ऊष्मा या विद्युत धारा? ये विद्युत धारा का पता लगाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? कितने हर्ट्ज की जो एसी करंट होता है कितने हर्ट्ज का होता है? तो 50 हर्ट्ज। ऑप्शन ए का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? तो धारा की दिशा आपको बतानी है। तो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसमें धारा की दिशा क्या होती है ये आपको बतानी है। तो धनात्मक से ऋणात्मक हमेशा एक दिशा में होता है। क्षण दर क्षण परिवर्तित होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप देख रहे हैं जो ये धारा है ना, ये क्षण दर क्षण परिवर्तित हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कोई भी इसकी समान दिशा नहीं है, ये बदल रही है। ये इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है। निर्धारित मतलब कि पता ही नहीं है। पता तो हमें है ना कि एक बार ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये क्षण दर क्षण परिवर्तित हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डैश का उपयोग करके ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति का संचार किया जा सकता है। तो ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक कौन सा करंट भेजा जा सकता है? तो प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। तो ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन एसी करंट के लिए सही नहीं है? पहला कथन है यह लंबी लंबी दूरी तक संचारित किया जा सकता है। यह कथन तो सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये कथन भी सही है। इसका परिमाण समान रहता है, ये कथन गलत है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, हाँ बदली जा सकती है, ये कथन भी सही है। लेकिन इसका परिमाण समान नहीं होता। आप देख रहे हैं ना, अल्टरनेट करंट जो होता है इसका परिमाण समान नहीं होता। जो डीसी करंट होता है इसका परिमाण समान होता है। ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि दिश धारा में आगे डैश दिया हुआ पूछा गया है कि परिमाण और दिशा समय के नियमित अंतराल पर परिवर्तित होते हैं? नहीं, ये करंट में परिवर्तित नहीं होते। ऑप्शन बी क्या है? धारा का परिमाण समय के नियंत्रित अंतराल में परिवर्तित होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है कि परिमाण और दिशा समान होते हैं। तो हाँ, ये सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो एसी को डीसी में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और डीसी को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर क्या कहलाता है? तो डीसी को एसी में कैसे बदलते हैं? तो इन्वर्टर से बदलते हैं। ऑप्शन सी